मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, यूपीएससी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश शुक्ला। पॉलिटी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। यह हफ्ता तो प्रेमी जोड़ों को समर्पित है। वैलेंटाइन वीक कहा जाता है। आज कौन सा डे है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं काफ़ी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहा था तो खूब सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं प्रेम को लेकर के। ये वो वादे, प्रॉमिस और पता नहीं क्या क्या डे होता है इसमें। ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं शुरुआत में इसलिए कर रहा हूँ, एक उम्र होती है जहाँ पर भटकाव ज़्यादा होता है मस्तिष्क में, और मुझे लगता है कि जो ये पढ़ाई और तैयारी का उम्र है, ये उम्र उसके पैरेलल चल रहा होता है। जब आप कक्षा 11वीं में पहुंचते हैं और पहली बार थोड़ा सा छूट मिलता है, मोबाइल फ़ोन मिलता है, तो उसके बाद में आपके भी पंख थोड़ा थोड़ा निकलने शुरू हो जाते हैं। वो राहत इंदौरी का एक शेर है कि खुली छतें कबूतरों को बिगाड़ देती है, कुछ इस तरीके से है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, खुली छत कबूतरों को बिगाड़ देती है, और जो अपराधी हैं वो इतने भी बुरे नहीं हैं, सजा न देकर के अदालत बिगाड़ देती है। तो बात यह है कि ठीक है, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके का प्रेम मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, ये कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है ये उसके लिए नुकसानदायक है। तो आप बिल्कुल प्रेम कीजिए, भरपूर प्रेम कीजिए, माँ बाप से, अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए, लेकिन एक मर्यादा हो, एक नॉर्म्स हो, एक मानदंड हो उनके, और उसके बाद में प्रेम करते रहिए। प्रेम ही सबसे अच्छा है, चाहे जिससे भी हो, ईश्वर से हो, माँ बाप से हो, पढ़ाई से हो। ठीक है ना? तो आप सब अगर बधाई लेना चाहते हैं तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, और अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर वैलेंटाइन वीक का विरोधी है तो उसकी भी भावना का मैं सम्मान करता हूं। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 और 13 की चर्चा कर ली थी। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं ताकि अगर कोई यहाँ से जुड़ रहा है तो भी उसको बात जो है समझ में आए। संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, वो मौलिक अधिकार की बात करता है। किसकी? मौलिक अधिकार। और इस भाग में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। इस भाग में 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद हैं, जिसे आप आर्टिकल कहते हैं। ठीक है ना? तो 12 और 13 का जिक्र हो चुका है, पढ़ाई इसकी की जा चुकी है। जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उनका प्रकार पहला है समानता का अधिकार। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। समानता, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक ना? और छठा है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का मतलब होता है कि जब आपको जो संविधान में मूल अधिकार मिले हैं उसका उल्लंघन कोई करने लगे
तो उसके लिए संवैधानिक उपचार है, इसका प्रयोग करके आप अपने मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इतने प्रकार के जो है मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। अब हमें जो पढ़ाई करना है वो एक क्रम में करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, मुझे लगता है कि अब आप कनेक्ट कर पाए होंगे पीछे से, या जो लोग एकदम शुरुआत से यहीं से जुड़ रहे हैं वो भी कनेक्ट कर पाए होंगे। समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक ना। तो समानता का अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18 ये जो अनुच्छेद हैं ये किसकी बात करते हैं? संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें समानता के अधिकार की बात करते हैं। 14, 15, 16, 17 और 18। 1, 2, 3, 4, 5 जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उनमें कई बार संख्या भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना। कितनी है संख्या? 5। ठीक, 14, 15, 16, 17 और 18 ये समानता के अधिकार की बात करती हैं। अब इन्हें एक एक अनुच्छेद की व्याख्या हमें करनी है कि इसमें लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, और यहीं से सवाल भी आते हैं। एक चीज आप ये जान लीजिए कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान का आत्मा कह सकते हैं। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार से सवाल भी खूब आते हैं, वो केवल संविधान का आत्मा नहीं है, वो परीक्षा में जो संविधान का पाठ है उसका भी आत्मा है। खूब सारे सवाल आते हैं मौलिक अधिकार और उससे रिलेटेड, चाहे यूपीएससी हो या कोई छोटे मोटे एग्जाम हो, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य यह है कि जो समाज में चीजें चल रही होती हैं उन्हीं बातों की परीक्षा ली जाए, ताकि जो परीक्षा दे करके सफल होकर के कैंडिडेट आए वो उन सारी चीज़ों को जाने जिनकी जरूरत है समाज में। इसीलिए आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका उपयोग है आपके जीवन में, इसीलिए पूछा जा रहा है। तो इन सब का उपयोग आपके जीवन में है क्योंकि ये आपसे संबंधित है, तो इसीलिए इससे सवाल भी आते हैं। ठीक ना। चलिए अब अनुच्छेद 14 का हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 14 की हम चर्चा करेंगे। इसको मिटा दे रहा हूं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण। ठीक ना। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो दो बात लिखी हुई है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ये दो बात यहां पर लिखी हुई है। शुरुआत में एकदम ये आप समझिए कि अनुच्छेद 14 यह बताता है कि हर व्यक्ति का बराबर बराबर अधिकार है, किसी का न कम है न ज्यादा है, यानी कि समता का अधिकार है। ठीक ना। और ये जो अधिकार है ये नागरिक पर भी लागू होता है और दूसरा गैर नागरिक पर भी लागू होता है। यानी कि अगर कोई विदेशी भारत में रह रहा है तो उस पर भी ये लागू होता है। आर्टिकल 14, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में आया है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 के जो समता का अधिकार है वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर लागू होता है, ऐसा नहीं है केवल नागरिक पर लागू होता है। हालांकि इसमें अपवाद है क्योंकि सारे प्रावधान नागरिक और गैर नागरिकों के लिए नहीं है, जबकि नागरिकों के लिए सारे प्रावधान हैं,
लेकिन गैर नागरिकों के लिए सारे प्रावधान नहीं हैं। लेकिन कुछ एक हैं जो गैर नागरिकों के लिए भी हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, गिरफ्तारी के विरुद्ध जो निषेध है, ये सब जो अधिकार हैं ये गैर नागरिक को भी जो कानूनी अधिकार प्राप्त हैं कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति टूर करने इंडिया में आया है या भारत में किसी काम से आया है तो उसके भी अधिकार हैं जो संविधान में लिखा गया है। कितना खूबसूरत संविधान है हमारा, सबके बारे में सोचता है, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। क्योंकि भारत की विविधता ही इतनी ज़्यादा है, आप 10-15 किलोमीटर चलिए बोली बदल जाती है, थोड़ा दूर चलिए तो खाने पीने का तरीका बदल जाता है, तो सबके लिए तो कानून बनाना था। इसीलिए शायद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाता है अपने लिए, ठीक ना। चलिए अब इसमें थोड़ा और व्याख्या करते हैं। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अच्छा, आपको पढ़ने में ये लग रहा होगा कि दोनों बात एक है। विधि के समक्ष समता, विधि मतलब कानून, लॉ, ठीक है ना। तो विधि के समक्ष समता का मतलब कि कानून के सामने सब बराबर है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या लिखा, विधियों का समान संरक्षण, यानी कि सभी के लिए विधियां समान तरीके से काम करेंगी। अब सर खुजलाने वाला बात हो गया ना कि एक ही बात लिखा, 2 बार क्यों लिख रहे हो भाई। तो इन दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग मतलब होता है। ये विधियों के समक्ष जो समता है ये समानता का नकारात्मक भाव है, समानता का नकारात्मक भाव है। और इसका प्रयोग कहां पर होता है, ब्रिटेन में होता है, ठीक है ना, ब्रिटेन। और ये जो है ये समानता का सकारात्मक भाव है। अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा अपनी बात को। सकारात्मक भाव है और इसका जिक्र आपको मिलता है यूएसए के संविधान में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में मिलता है। अब नकारात्मक एवं सकारात्मक समानता का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझिए। यहां पर कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यानी कि सब कानून के दायरे में आते हैं। अब इसी को कहने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे यहां पर क्या आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यहां पर क्या कहेंगे, कानून सबसे ऊपर है। समझ रहे हैं ना, ये सकारात्मक बात कर रहा है, ये नकारात्मक बात कर रहा है। यहां पर कहा जाता है कि चाहे गरीब हो, अमीर हो या कोई हो, वह एक समान कानून का पालन करेगा। ये कहा जाएगा किसमें, विधियों के समान संरक्षण में। इसी बात को विधि के समक्ष समता में कहा जाएगा जब नकारात्मक बात होगी कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, दलित हो, फलाना हो, ढिमका हो, कोई हो, उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं होगा। अब इन दोनों बातों को आप मैच कराइए, अर्थ वही निकल रहा है, कहने का तरीका अलग है और अलग अलग देशों में अलग अलग उन पर बात होती है, अलग अलग की व्याख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो चूंकि हमारा जो भारतीय संविधान है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है ब्रिटेन और यूएसए से, तो जब हम अपने संविधान की व्याख्या कर रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, तो हमें इनको पढ़ना होता है, इनका उदाहरण देना होता है। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो निकल जाते हैं, समता का अधिकार 14 से 18 रट लिया, 14 में समता की बात, विधि के समक्ष समता की गई है, 15 में किया गया है कि धर्म, लिंग, मूल, वंश, जात, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 में लोक नियोजन के अवसर पर नहीं होगा, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में व्यक्ति की आज़ादी है। तो ऐसे वो रट लिए हैं। लेकिन गुरु, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको गहराई में जाना होगा और मोती खोज के निकालना होगा, तभी नैया पार लगेगी, ठीक है ना। तो इसलिए गहराई में चल करके ही पढ़ना होगा आपको। और एक कंपैरिजन जो है ये इसीलिए है। अब एक टर्म आता है
विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। ठीक है ना। विधि के शासन का मतलब क्या होता है कि यहां पर किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। भारतीय संविधान क्या कहता है कि यहां पर किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। पहले इसके थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के एक न्यायविद हैं, ब्रिटेन के न्यायविद एबी डाइसी, एबी डाइसी हैं। उन्होंने कहा कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, इसकी आत्मा में है ये विधि का शासन। यानी कि जब आप विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो विधि के जो विधि का शासन टर्म है वो उसी के अंदर समाहित है, ये उसकी आत्मा है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कह दिया कि विधि के समक्ष समता है। ठीक है ना। विधि के समक्ष समता है, सबके लिए बराबर कानून है। आपको मैं कई चीज याद दिलाता हूं। अलाउद्दीन खिलजी का एक बयान आप याद कीजिए, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, कि मैं ही राज्य हूं, मेरे द्वारा कहे गए कानून ही नियम है, मेरे द्वारा बोले गए शब्द ही नियम है। ठीक है। तो ऐसा व्यवस्था यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है, विधि का शासन है। और जब विधि का शासन का बात होता है तो अपने आप विधि के समक्ष समता उसमें समाहित हो जाती है। ठीक है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ठीक ना। तो विधि के शासन होने का मतलब कि अगर लिखा हुआ है कि 302 करने पर इतने वर्ष की सजा होगी या इतना जुर्माना लगेगा, या 307 करने पर यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर करने पर आपको इतने वर्ष का जेल होगा, तो चाहे अम्बरीश शुक्ला करें यानी कि मैं करूं या जो देखने वाला है वो करे, सबके लिए बराबर है। चाहे नरेंद्र मोदी करें या कोई सामान्य व्यक्ति करे, उसके लिए बराबर का जुर्म है। और इसी को कहते हैं विधि का शासन, कानून का शासन। अगर फ्रॉड विजय माल्या करता है, चाहे मैं करता हूं, वो फ्रॉड ही माना जाएगा और उसके लिए बराबर के नियम हैं। जो विजय माल्या के ऊपर लागू होंगे वही मेरे ऊपर लागू होंगे। तो विधि के शासन का मतलब यही होता है कि व्यक्ति चाहे जिस प्राधिकार पर हो, चाहे जिस अथॉरिटी पर हो, चाहे जितना धन के आर्थिक रूप से बड़ा हो या छोटा हो, सामाजिक शक्ति बड़ी हो या छोटी हो, सबके लिए बराबर है। इसी का मतलब होता है विधि का शासन। ठीक है ना। अब समता के कुछ अपवाद भी हैं। भारतीय संविधान में समता के कुछ अपवाद भी हैं, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। भारतीय संविधान में समता के अपवाद भी हैं। समता का अपवाद, तो समता के अपवाद में भी कुछ चीजें हैं, जैसे अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान जो फैसला लेते हैं उसके लिए उन्हें किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद को धारण किया हुआ है और उस पद पर रहते हुए उसने कोई फैसला लिया है, तो इसके लिए जब वह पद अपना छोड़ता है या पद पर रहने के दौरान उसे न्यायालय में जवाबदेह नहीं होना होगा। ठीक ना। अनुच्छेद, और इसमें कई चीजें और हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उनके ऊपर कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी न्यायालय के द्वारा, या राष्ट्रपति एवं राज्यपाल ने व्यक्तिगत तौर पर
पद के तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई गलत किया है तो उनके खिलाफ दीवानी केस भी नहीं चल सकता है। यदि स्थिति संगीन है तो उनको पूर्व नोटिस दे करके 14 दिन पहले का केस चलाया जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान है। तो अभी तक बात हो रही थी विधि का शासन। मैंने आपको बताया चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबके लिए बराबर कानून है। तो ये क्या हो गया, ये उसका अपवाद है। ये अपवाद इसलिए रखा गया कि चूंकि राष्ट्रपति जो होता है, राज्यपाल जो होता है, वो राज्य और राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो अगर आप उसको सामान्य नियम कानून से बांध देंगे तो उसके कार्य में बाधा हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई नियम ही नहीं है, ठीक है। अगर वो कोई आपराधिक कृत्य करता है तो पूर्व नोटिस के बाद में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, जो सजा होती मिलेगा। लेकिन उस पद पर रहते हुए जो कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, एडवांस उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ठीक ना। या विधानसभा या संसद में जो कार्रवाई होती है उसका अगर सत्य यानी कि जो सही कार्रवाई हो रही है उसको अगर कोई मीडिया किसी भी तरीके से प्रस्तुत करे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भी प्रावधान अनुच्छेद 361 में किया गया है। तो ये सब क्या है, ये समता के अपवाद है, ठीक है ना, ये समता के अपवाद है। आर्टिकल 105 में व्यवस्था किया गया है कि अगर कोई सांसद किसी संसदीय समिति का सदस्य है और उस पद पर रहने के कारण वह कोई बयान देता है, कोई काम करता है, तो वह भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। यानी कि उस बात के लिए उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ये भी क्या है, समता का अपवाद है। और इसी प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 194 में विधानसभाओं के संबंध में है। तो जो विधानसभाओं के सदस्य हैं उनको भी इस बात का छूट प्राप्त है कि वो सदन की कार्रवाई में जो काम करते हैं एक पद पर रहते हुए उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। कहाँ पर, कोर्ट में। हाँ, अगर संविधान का उल्लंघन हुआ है तो उस तरीके से हो सकता है, लेकिन वो दूसरा तरीका होगा। सीधे सीधे उन्हें संरक्षण प्राप्त है इन सारे चीज़ों का, ठीक ना। तो ये है आपका अनुच्छेद 14 और ये विधि की समता, विधि का शासन, विधियों के समक्ष विधियों का समान संरक्षण, ठीक ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई बहुत कठिन बात नहीं है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर था, आसानी से मैंने समझा दिया। अगली क्लास में बात करूंगा अनुच्छेद 15 और 16 की। उसी में आपको समझाऊंगा आरक्षण क्या होता है और क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी बात करूंगा। और जो EWS का आरक्षण हाल ही में दिया गया है उसमें उसको देने के लिए 15 और 16 में क्या संशोधन किए गए, उस पर भी बात करेंगे। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तो अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।